Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. This is the rapid revision class for Rajasthan Judicial Services, and a candidate can watch this video if he want to or she want to clarify her concept. So we are starting in this class our new subject, that is Indian Contract Act 1872. आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहली क्लास करने वाले हैं और हम आने वाले 6 दिनों में सेक्शन 1 to 75 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है उसको ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल अच्छे तरह से समझेंगे। मैं सेक्शन वाइज रीडिंग दूंगा इन सेक्शंस की और इनकी इंटरप्रिटेशन आपको बताता हुआ चलूँगा। तो जो पहली बार भी पढ़ रहा है या जो बार बार पढ़ चुका है और उसको बस रिवीजन करनी है तो बिल्कुल रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन वाइज, क्योंकि प्री में क्या फंडा है, प्री में आपको थोरोली बेयर एक्ट को फॉलो करना होता है। बेयर एक्ट से बाहर कुछ भी नहीं आता प्री में, कोई आपको मेंस वाली प्रिपरेशन से नहीं चलेगा प्री का काम, प्री तो बेयर एक्ट से निकलेगा, ठीक है। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और हम इसको 6 क्लासेस में आने वाले 6 लेक्चर्स में, आज के बाद 5 लेक्चर्स आएंगे उसमें कंप्लीट कर देंगे और हम चैप्टर 6 तक ही करेंगे। ये 1 to 75 मेन क्रक्स इसी में छुपा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और हम आने वाले 6 दिनों में करने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक दिन का हम प्रतिदिन एक चैप्टर करेंगे और एक घंटे की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं अब पढ़ाऊंगा अपनी बुक से, जो कि है यूनिवर्सल की द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है, हमारे लेजिस्लेचर का एक सब्सटेंटिव लॉ है। यह ड्राफ्ट किया था किसने? सर फिट्स जेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था, जिसने हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को भी ड्राफ्ट किया हुआ है। जो कि अगर किसी ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो देखा होगा कितना नीट एंड क्लीन वो लेजिस्लेशन है, कितना साफ सुथरा उसमें कार्य देखने को मिलता है। कोई भी एक भी बाहर की चीज़ नहीं है, सारे जो एविडेंसेस हैं, जो रेलिवेंट है इररेलिवेंट है, उसी में देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जिन्होंने ड्राफ्ट किया था उन्होंने ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ड्राफ्ट किया था। उनका नाम क्या था? सर फिट्स जेम्स स्टीफन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, और आप मान के चलिए आप कॉमन मैन होते हुए भी, या कोई लॉ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, कोई एडवोकेट देख रहा है, तो वह भी दिन में कम से कम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आजू बाजू में करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अब यह मत समझिए, पहले मैं जब कोचिंग ले रहा था तो मैं भी यही समझता था कि कॉन्ट्रैक्ट तो भाई लिखित ही होता है हमेशा, तो एग्रीमेंट तो हमेशा लिखित ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मुंह जुबानी ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आप परचून की दुकान पर जाते हैं, जनरल स्टोर पर जाते हैं, तो उससे कुछ सामान खरीद लेते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए, तो क्या आपने वह एग्रीमेंट नहीं किया? क्या आपने उससे सामान लिया और आपने दुकानदार से सामान लिया और आपने क्या उसे पैसे नहीं दिए? आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आपने पैसे दिए, उन्होंने फ्यूल आपके टैंक में फिल कर दिया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? क्या वो एग्रीमेंट नहीं था? तो ये तो हो गए, चलो ये तो 100 में कवर हो जाते हैं। लेकिन जो लैंड रिलेटेड हैं, जैसे किसी ज़मीन का, कोई ज़मीन आपको लेनी है, कोई आपको लैंड लेना है, तो फ्रेंड्स के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है, तो क्या फ्रेंड्स में इतनी अच्छी गुडविल है तो क्या वो ये नहीं कर सकते कि हम विदाउट राइटिंग करें? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर की जो वैल्यू की लैंड होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको तो रजिस्ट्रेशन उसका नेसेसरी है, क्योंकि यह बताया हुआ है हमारे सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ने 1908 के ने। तो लेकिन आप डेली एग्रीमेंट बहुत सारे करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं जिसका कि आपको पता भी नहीं होता, और वह जब ब्रीच हो जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट या वह एग्रीमेंट का वोलेशन हो जाता है, तो आपको पता नहीं होता कि क्या कंपनसेशन लेना चाहिए, क्या रेमेडी लेनी चाहिए और क्या प्रोसीजर चलेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही रेमेडी बता रखी है। तो यह इसीलिए सब्सटेंटिव लॉ है। किसी ने अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, एक अनुबंध में आए थे, कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध बोलते तो अनुबंध ही बोलूंगा, और एग्रीमेंट को करार बोलते तो मैं करार बोलूंगा, ठीक है आपसे। तो आप किसी अनुबंध में आए थे और वह अनुबंध ब्रीच हो जाता है, कोई व्यक्ति, या तो आप कर देते हो या कोई व्यक्ति कर देता है, तो आप करते हो तो वो व्यक्ति आपसे क्या भुगतान ले सकता है? अगर वह व्यक्ति कर देता है तो वह आप उस अनुबंध में उस व्यक्ति से क्या भुगतान ले सकते हो? तो यह भी बताया हुआ हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, ये तो मैंने बता दिया ऊपर से मोटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, सारे करार के बारे में पढ़ते हैं, और वो करार ही अनुबंध बनता है, और कौन से अनुबंध करार नहीं होते, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। इंग्लिश की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत ही फेमस एक लाइन है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। इसको समझ लीजिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है सभी एडवोकेट्स को और सभी लॉ स्टूडेंट को, लेकिन इसको आज चैप्टर 1 में, जो चैप्टर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी चैप्टर 1 से इसको पूरी तरह से ओके कर देंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। और चैप्टर 1 में हमारे आज हम पढ़ेंगे
पहले तो प्रीलिमिनरी पढ़ेंगे सेक्शन 1 और 2 में, फिर चैप्टर 1 जो कि चालू होगा सीधा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक आज वो पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका नाम था, ये पास हुआ था। इसको गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872 को मिली थी। और ये फोर्स में कब आया था इंडिया में? ये फोर्स में आया था, यह फोर्स में आया था इंडिया में एक मिनट रुकिए। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1/9/1872, 1/9/1872, 1 सितंबर 1872 को यह फोर्स में आ गया था इंडिया में। तो हम पढ़ेंगे इसका प्रीएम्बल। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके लिए है कि यह अब जरूरी हो गया है कि जो लॉ अब 1872 से पहले जो कानून थे कॉन्ट्रैक्ट्स के विषय में, अनुबंध के विषयों में, उनको अमेंड करने की जरूरत है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है और उनको अब अच्छी तरह से डिफाइन करने की जरूरत है। इसलिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके आ रहे हैं, यह इसका प्रीएम्बल कहता है। अब पढ़ेंगे हम प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। भारतीयों के अनुबंधों के लिए एक लॉ 1872 का हिंदी में ये भारतीयों के अनुबंधों के लिए एक कानून जो कि 1872 में आया था। तो ये है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंड, अब इसकी हदें कहाँ तक है और ये कमेंस कब तक हुआ था? इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया, यह पूरे भारतवर्ष में अब लागू होता है। पहले स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, अब वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद वहाँ भी होता है, ठीक है। एंड इट शेल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब ये फोर्स में कब आया था पूरे भारतवर्ष में? 1/9/1872 को, 1/9/1872 को आया था। अब सेविंग, इससे कौन कौन से कानून इससे बच रहे हैं? सेविंग, जो पहले भी कानून थे ना 1872 से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, अब उनको भी तो बचाएगा क्या? उनके उस कानून में जो हो चुका है क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो उसको ही सेविंग कर रहा है। अब पढ़ेंगे नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, जो यहाँ पे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है वो किसी भी और अन्य जो प्रोविजन है, जो अन्य कोई कानून है उसमें कोई स्टैट्यूट है उसमें कुछ लिखा हुआ है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसको कोई फर्क, इतना सा भी फर्क नहीं पहुंचाएगा, एक्ट को नहीं पहुंचाएगा, रेगुलेशन को नहीं पहुंचाएगा। नोट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, जिसको यहाँ आईसीए में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखकर रिपील स्पेसिफिकली बोलकर या लिखकर रिपील नहीं किया गया है। नोर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, कोई भाई रीति रिवाज है किसी ट्रेड के, किसी व्यापार के, उसको भी कोई अफेक्ट नहीं करेगा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नोर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, या कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध 1872 से पहले हो चुका था उसमें कोई रिलेशंस कोई बने हैं, कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको भी कोई अफेक्ट नहीं करेगा जो 1872 से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इंसिडेंटल है इससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तभी छेड़छाड़ करेगा 1872 से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट में आई थी कोई पार्टीज और वो पहले सही चल रहा था, लेकिन ये एक्ट आने के बाद उनको लगता है कि इस एक्ट ने हमारी राइट्स को प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है, अरे ये तो मेरे साथ हुआ था, ये इसने वोलेशन मेरे साथ ऐसे की थी और इस एक्ट में स्पेसिफिकली अब राइट दी गई है, रेमेडी दी गई है कि अब मैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट कौन सी राइट अब ले सकता हूँ, कौन सी रेमेडी क्लेम कर सकता हूँ, तो वो जरूर कर सकता था उस टाइम। लेकिन अब ये बहुत पुराना हो गया, 1872 का एक्ट है, अब 2024 चल रही है, तो इस बात का सेविंग का कोई चक्कर नहीं है, सेविंग के सारे चक्कर खत्म हो गए हैं और वो अब शायद जिन लोगों ने 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंधों में आए होंगे वो अब हमारे बीच में होंगे भी नहीं, तो RIP, रेस्ट इन पीस। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है, जिसने यह इंटरप्रिटेशन क्लोज समझ लिया उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल यूं चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लोज। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस, इस कानून में जो नीचे जो वर्ड्स जो डेफिनेशंस दी गई हैं ये यूज हुई हैं और फॉलोइंग सेंसेस में मतलब उसी सेंसेस में यूज हुई हैं, उसी मतलब के लिए यूज हुई। अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, तब नहीं मानना इन सेंसेस को, तब नहीं मानना कि कोई शब्द पढ़कर ही आपको कोई अलग से ही मतलब दिखाई दे, तब नहीं मानना, तब मानना वो वाला, नहीं तो मानना ये वाला जो डेफिनेशन में दी गई। अब 2A हम पढ़ेंगे जो कि बताता है हमें प्रपोजल की डेफिनेशन की। प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपनी इच्छा, अपनी संभावनाएं उसके प्रति, उसकी कोई प्रोडक्ट लेना होगा उसको, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है टू अनदर, हिज विलिंगनेस टू डू, की इच्छा जाहिर क्या करता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मतलब क्या करना चाहता हूँ मैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में या आपके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, एक करार में आना चाहता हूँ।
और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या मैं कुछ नहीं करना चाहता, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? मैं आपके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहता, करार में नहीं आना चाहता। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, और सिर्फ एक ही व्यू से वो व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, क्या कि उस अगले वाले का एसेंट, उस अगले वाले की जिस व्यक्ति से वो जाहिर कर रहा है अपनी भावनाएं, उस अगले वाले का सहमति ली जा सके। किस कार्य के लिए? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। टू डू और फ्रॉम एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग। ओके, एब्सटेनेंस। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो माना जाएगा जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा जाहिर की, उसने क्या किया? एक प्रपोजल मेड किया, एक प्रपोजल मेक किया। किसको? दूसरे व्यक्ति को। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मोहित को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है मिस्टर एक्स की। सो मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं इच्छुक हूँ, आई एम हैविंग अ ड्रीम, मैं इच्छा रख रहा हूँ अपने मन के अंदर कि भाई मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी एक नंबर की है, बहुत अच्छी लोकेशन पे और मेरे को बहुत पसंद है। अब मैं मिस्टर एक्स को अपनी इच्छा जाहिर करूंगा, क्या बोलूंगा? मिस्टर एक्स, मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैंने एक एक्ट किया, मैंने एक कार्य किया ना। मिस्टर एक्स को बताया कि मुझे मोहित को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैंने एक एक्ट किया। और या मैं मिस्टर एक्स को ये बताऊंगा, मिस्टर एक्स सुनिए, मेरे को आपकी प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, लेकिन आप यह प्रॉपर्टी कृपा करके मिस्टर सी को मत देना, या क्योंकि प्रॉपर्टी जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे 2 महीने बाद मैं ले लूंगा। तो मैंने उसको क्या कहा? मैंने उस बंदे को, मिस्टर एक्स को क्या कहा कि किसी सी को यह प्रॉपर्टी मत देना, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो और मैं आपकी प्रॉपर्टी ले लूंगा 2 महीने बाद। तो मैंने उसको एब्सटेन किया ना, मैंने उसको रोका ना कि आप कृपा करके अपनी प्रॉपर्टी 2 महीने तक और मत बेचिए, सी को मत बेचिए, मैं 2 महीने बाद मेरे पास पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं आपकी प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो मैंने उसको एब्सटेन किया ना, कुछ कार्य ना करने से, कुछ कार्य ना वो करे, तो यह भी बोला ना, तो यह भी प्रपोजल ही है। ठीक है, तो यह हुई हमारी 2A की डेफिनेशन प्रपोजल की। ठीक है, अब 2B हम पढ़ेंगे। 2B, when the person to whom the proposal is made, जब एक व्यक्ति को प्रपोजल मेड किया जाता है, जैसे मैं मोहित मिस्टर एक्स को प्रपोजल मेक कर रहा हूँ ना, उसको प्रपोजल दे रहा हूँ कोई कि मेरे को आपका प्लॉट लेना है। ठीक है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, और मैं सिग्निफाई अपनी असेंट भी सिग्निफाई कर रहा हूँ। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मैंने मिस्टर एक्स को बोला कि मैं आपकी प्रॉपर्टी, मैं आपका जो प्लॉट है जो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और मेरे को लग रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा, मैं मोहित मिस्टर एक्स से एक प्लॉट की लेने की संभावना रखता हूँ, मैं इच्छुक हूँ, उससे बोलता हूँ कि मैं आपका प्लॉट लूंगा। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर वो व्यक्ति हाँ हामी भर देगा तो वह प्रपोजल क्या बन जाएगा? वह प्रपोजल माना जाएगा कि वह प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, उसका प्रतिग्रहण हो गया है। मतलब वह प्रपोजल अब मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया, मतलब मोटा मोटा स्वीकार कर लिया है। इसकी हिंदी तो एक्सेप्टेंस की तो प्रतिग्रहण होती है, प्रतिग्रहण, प्रति ग के नीचे रे और न, प्रतिग्रहण होती है। लेकिन तो माना जाएगा मिस्टर एक्स ने मेरा प्रपोजल, उसकी जमीन खरीदने का, उसका हाउस खरीदने का, उसके प्लॉट खरीदने का, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्रपोजल अब बन चुका है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया वो। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस। जैसे ही मिस्टर एक्स ने मेरा प्रपोजल, घर उसके प्लॉट खरीदने का एक्सेप्ट किया कि हाँ मोहित जी मैं भी आपको अपना प्लॉट दे दूंगा, जो आप कीमत बोल रहे हो उसी पर दे दूंगा, तो वैसे ही वो क्या बन जाएगा? वो प्रपोजल, वह प्रपोजल क्या बन जाएगा? प्रोमिस बन जाएगा। और प्रोमिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वादा बन जाएगा। मैंने मिस्टर एक्स को बोला कि मैं आपका प्लॉट खरीदूंगा, बहुत ही अच्छा है, मेरी इन्वेस्टमेंट में काम आएगा, आप रेट बताइए। उन्होंने रेट बताया, हमारे बीच में तय हो गया, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने यू का यूं, देयर टू का मतलब होता है एज इट इज, मैंने जैसा उन्होंने रेट बताया उसी में मैं एग्री हो गया, और मैंने और उन्होंने भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो वह एक्सेप्टेंस दी, जैसे क्या बन गया वो प्रोमिस बन गया, वादा बन गया, हमारे बीच में वादा हो गया ना। मैं आपकी प्लॉट खरीदूंगा और आप मेरे को, मैं आपका प्लॉट खरीदूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा और आप मेरे को अपने प्लॉट की डिलीवरी दे दोगे, पोजीशन में मेरे को बैठा दोगे। तो यह वादा हो गया ना, तो यही बता रहा हूँ। 2B इसको बताता है। अब ठीक है, प्रोमिस को डिफाइन करता है 2B। अब 2C बहुत ही जरूरी डेफिनेशन समझने के लिए। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। अब मैं मिस्टर एक्स को जो प्रपोजल, अपनी इच्छा जाहिर की थी, जो मैंने प्रपोजल दिया था, तो मैं कौन हुआ? मैं प्रोमिसर हुआ। मैंने कौन सा लीगल कैरेक्टर होल्ड कर लिया? प्रोमिसर का। मैं कौन से कानूनी कैरेक्टर में घुस गया, चरित्र में घुस गया? मैं बन गया प्रोमिसर। मैं मोहित नहीं रहा, अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजरों में प्रोमिसर बन गया हूँ। ठीक है, और एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और मिस्टर एक्स, जिन्होंने मेरे इच्छुकता, मैंने जो बोला कि मैं आपका लैंड खरीदना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कौन कहलाए? मिस्टर एक्स कहलाए प्रोमिसी। ये याद रखना, इसमें 2 ही लीगल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ऊपर दिए गए 2A और 2B में ऑफर और ऑफरी भी आते हैं, पर वो उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर
जब तक एग्रीमेंट नहीं बन जाता, तब तक तो ऑफर और ऑफर ही रहते हैं। जब जैसे ही एग्रीमेंट, एक करार रेडी हो जाता है, तब प्रोमिसर और प्रोमिसी बन जाते हैं। ठीक है, यही बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब जैसे ही एग्रीमेंट से पहले जब बातचीत वार्तालाप चलते रहते हैं, हाँ जी मैं आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ मिस्टर एक्स, तो मैं उनको क्या दे रहा हूँ, एक ऑफर दे रहा हूँ, मैं एक उनको ऑफर दे रहा हूँ, प्रपोजल कह लीजिए, ऑफर कह लीजिए, ये दे रहा हूँ। जब तक हम उस लीगल कैरेक्टर में नहीं आए हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमें बताना चाहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लीगल कैरेक्टर हमें दे रहा है? हमें दे रहा है प्रोमिसर और प्रोमिसी वाला, यह लीगल कैरेक्टर मेन है, क्योंकि अब हम एग्रीमेंट में आ चुके हैं। जैसे ही एग्रीमेंट में आए, तुरंत हमें लीगल कैरेक्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने दे दिया। और कौन सा? प्रोमिसर और प्रोमिसी का। ठीक है, उससे पहले हमारे पास कोई भी लीगल कैरेक्टर नहीं था, बस हम क्या थे, ऑफरर थे और ऑफरी थे। ठीक है, ये कह दिया जाता है। उससे पहले हम ऑफर दिया था और हम ऑफरी थे, मैं ऑफरी था और मिस्टर एक्स, मैं ऑफरर था और मिस्टर एक्स ऑफरी थे। हम यह कह सकते हैं 2A और 2B में, क्योंकि अभी एग्रीमेंट बना नहीं था। अब 2C में और 2B के लेटर पार्ट में हमें एग्रीमेंट बनता हुआ दिखाई दे जाता है। जैसे ही एग्रीमेंट बनता है, लीगल कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है और हम बन जाते हैं, मैं बन जाऊंगा प्रोमिसर, और मिस्टर एक्स जो मेरे को लैंड देंगे अपनी, मेरे को पोजेशन में बैठाएंगे, वो बन जाएंगे प्रोमिसी। अब हम पढ़ेंगे 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देता है, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन यह होती है, मैं मोहित, मैं प्रोमिसर मिस्टर एक्स जो प्रोमिसी बन चुके हैं, उनसे उनका प्लॉट जो लूंगा, उनका लैंड जो लूंगा, उनका घर जो लूंगा, जो मैं खरीद रहा हूँ, वो कैसे लूंगा? उनको मैं कुछ कंसिडरेशन दूंगा, या मनी दूंगा, या मैं अपने गहने दूंगा, जो भी हमारे बीच में टर्म सेटल होती हैं, या मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कागजात दूंगा तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना लेंगे, या मैं उनको क्या दूंगा, या मैं उनको विदेश की कोई ट्रिप करवा दूंगा, तो वह भी कंसिडरेशन हो सकती है एक प्रॉपर्टी के लेन देन में, एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मत हमेशा ये मत समझ लीजिएगा कि मनी की ही कंसिडरेशन होती है, कि बीच में कॉन्ट्रैक्ट में एक अनुबंध में पैसा है, एक करार में पैसा ही इन्वॉल्व है, तो वह कंसिडरेशन वह नहीं होती। कंसिडरेशन पैसा भी होता है, लेकिन उसके साथ और भी मटेरियल थिंग्स होती हैं, मटेरियल थिंग्स मतलब कुछ अहम चीज़ें जिनसे कि किसी व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचे और किसी व्यक्ति को वो देना पड़े। तो जैसे मैं मिस्टर एक्स का, हमारे एग्जांपल ये रहेगा, मैं मिस्टर एक्स का प्लॉट खरीदने वाला हूँ, तो मैं उनको, या तो वो जैसे कहते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगा, वो कहेंगे कि नहीं मेरे को तो पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तो तुम अपने पैसों से कोई 1 किलो की सोने की ईंट दे दो, तो वो भी कंसिडरेशन हो जाएगी हमारे लैंड के लेने देने में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लेने देने में। तो यही होती है कंसिडरेशन। अब 2D की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसके डिजायर पर? प्रोमिसर के डिजायर पर, मेरे डिजायर पर। जब मैंने इच्छुकता जाहिर की, मैंने डिजायर की ना, मैंने कोई कल्पना की ना, संभावना जाहिर की ना, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, तो ये सारा कुछ आया। हैज डन तो पास्ट की बात हो रही है, डूइंग और डज प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, हैज डन और abstain from doing और डज, ठीक है, और प्रोमिस टू डू ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो पास्ट कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। ठीक है, समथिंग कुछ की, सच एक्ट और एब्सटिनेंस उस कार्य के लिए है, उस कार्य के ना करने के लिए, और प्रोमिस उस वादे में आने के लिए, इस कॉल्ड अ कंसिडरेशन, तो उसे कहते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। उस वादे के लिए क्या कंसिडरेशन हुई भाई? कुछ पास्ट में आपने बोला था तो अब वह करके दो, कुछ आपने प्रेजेंट में बोला तो वह करके दो, कुछ आपने फ्यूचर में बोला है तो तब अब आने वाले फ्यूचर के टाइम में आप करके दोगे, तो वही कंसिडरेशन होती है। ठीक है, तो जैसे मैं मिस्टर एक्स को बोलता हूँ कि आप मेरे को अपना प्रॉपर्टी दे दीजिए, अपना लैंड दे दीजिए, अपना प्लॉट दे दीजिए, मैं आपको पास्ट में जो पास्ट में आपने मेरे लिए कुछ कार्य कर रखा है, मेरी मदद की थी, उस पास्ट के कार्य के लिए, ठीक है, तो मैं वो भी कंसिडरेशन हो जाएगी। जो मैंने आपको वादा किया था मैं पैसे दूंगा, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में भी आप कंसिडरेशन दे सकते हो। मैं बोलता हूँ मिस्टर एक्स को भी आप अपना प्लॉट मेरे को दे दीजिए, तो बोलते हैं 2 पैसे या 2 ज्वेलरी, तो मैं उनके कहे अनुसार दे दूंगा। और फ्यूचर में भी दे सकता है, जैसे बोलते हैं कि आज गोल्ड का रेट थोड़ा सस्ता है, मिस्टर एक्स बोलते हैं नहीं मेरे को तो 2 साल बाद आप दे देना, तो फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। ठीक है, 2 साल बाद 1 किलो की सोने की ईंट दे देना, मैं मान जाऊंगा, लेकिन आप पोजीशन तो अभी ले लो, तो यह भी हो सकता है। तो ये थी 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ गई होगी। अब 2E हम पढ़ेंगे। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर एक वादा और हर बहुत सारे वादे, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वादों से क्या फॉर्म हो रहा है, लेना देना, कंसिडरेशन, पैसों की, ज्वेलरी की, कुछ भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की लेना देना फॉर्म हो रहा है। फॉर ईच अदर, किसके लिए?
उसके लिए मेरे लिए उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लैंड, मिस्टर एक्स की लैंड कंसिडरेशन है, और उनके लिए मेरी दी गई पैसा या मेरे दिए गए ज्वेल्स कंसिडरेशन है, ठीक है। इज एन एग्रीमेंट, तब माना जाएगा यह प्रॉपर करार हो चुका है, यह प्रॉपर एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट को बोलते हैं करारनामा, यह प्रॉपर करार हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं उनकी लैंड लूंगा तो उनकी लैंड लेना मेरे लिए कंसिडरेशन है, और मैं उनको पैसा दूंगा या ज्वेल्स दूंगा, 1 किलो की ईंट दूंगा सोने की, तो उनके लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये था 2E। इतना भी मुश्किल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत आसान है। बहुत सारे प्रोफेसर्स कहते हैं जब हमें पढ़ाते थे बहुत मुश्किल है, तुम्हें नहीं आएगा समझ। फिर हमने कहा गुरुजी हम समझ लेंगे बहुत अच्छी तरह, हम बहुत ही सियाने बालक हैं। अब 2F हम पढ़ते हैं, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन, जो प्रोमिसेस, जो वादे जिससे कि कंसिडरेशन, जिससे कि मैं उनकी प्रॉपर्टी लूंगा मिस्टर एक्स की, और मैं उनकी प्रॉपर्टी लूंगा मिस्टर एक्स की, और मैं उन्हें सोने की ईंट दूंगा। तो क्या यही कह रहा है 2F, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन, जिन कंसिडरेशन से, लेने देने से कोई वादे बने हैं, ठीक है। और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, या कुछ भाग उन कंसिडरेशन का, भाई कुछ भाग में भी कंसिडरेशन दिया जा सकता है, आधा अब आधा बाद में, ठीक है। फॉर ईच अदर, किसके लिए, उन दोनों के लिए, मेरे लिए भी और मिस्टर एक्स के लिए भी। आर कोड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो उन्हें क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अदले का बदला, इस एक हाथ दिया एक हाथ लिया, इसको यह समझ लीजिए 2F को। अब जनरल स्टोर में जाते हैं, आप जनरल स्टोर में जाते हैं, उसके फ्रिज से, जनरल स्टोर के फ्रिज से एक कोका कोला की बोतल उठाते हैं, अब तुरंत टेबल पे रखते हैं, वो बोलता है 100 रुपये हो गए, आप तुरंत 100 रुपये उसे देते हैं और उसका सामान उठा के चल देते हैं। तो आपने क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किए ना, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किए ना भाई, वादा, यहाँ पे वादा हुआ, आपने सामान उठाया, दिया और पैसे दिए और लेके चले गए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। उसने कोका कोला दी, आपने पैसे दे दिए तुरंत, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। तो यह 2F हो गया। अब 2G बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, एक करार जिसको कानून भी हरकत में नहीं ला सकता, वो क्या होता है, वो शून्य होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। तो 2G बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना 2G, ठीक है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, एक करारनामा जिसको कानून भी हरकत में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वह शून्य होगा, वह वॉइड होगा, ठीक है। वॉइड की भी बहुतों को नहीं पता कि वॉइड क्या होता है, शून्य बोल दो, जीरो है, वे नल है, कुछ भी नहीं है, वह नील है वो एग्रीमेंट, ठीक है। अब 2H हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस करार को कानून हरकत में ला देता है, कानून उसकी परफॉर्मेंस करा देता है, कानून उसकी परफॉर्मेंस कराने का दम रखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब उसको अनुबंध बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में रट लीजिए इस वर्ड को, कॉन्ट्रैक्ट को अनुबंध बोलते हैं और एग्रीमेंट को करार बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में थोड़ी मतलब दिक्कत होती समझने में, मेरे को भी होती शुरू में, पर मैंने हिंदी में समझना चालू किया क्योंकि अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो 2H हम दोबारा पढ़ेंगे, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक करारनामा जो पार्टीज के बीच में हुआ है, मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में हुआ है, वो वैलिड करारनामा है ना। किसी की जमीन खरीदना किसी कानून में गंदा है क्या, पाप है क्या, पनिशमेंट मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। मैं उनको उनकी जमीन के बदले में, उनके प्लॉट के बदले में मिस्टर एक्स के पैसे दे रहा हूँ, सोने की ईंट दे रहा हूँ, जो वो मांग रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहा हूँ, क्या वो पाप है क्या वो जुर्म है क्या वो पनिशमेंट मिलेगी मेरे को, नहीं मिलेगी। तो उस एग्रीमेंट को, मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में एग्रीमेंट को क्या कानून परफॉर्म नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है, एनफोर्सेबल करा सकता है। तो वो क्या होगा, वह बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध। बिल्कुल याद रखना, 2H की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2I हम पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लोज I, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, एक करार जो कि एनफोर्सिबल है, जो कि कानून द्वारा हरकत में ला सकता है, कानून उसकी परफॉर्मेंस करा सकता है। एट द ऑप्शन ऑफ वन, और किसके ऑप्शन पे, किसके कहने पर, एक पार्टी के कहने पर, और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, या एक पार्टी के कहने पर, या एक से जुड़ी हुई, एक उस व्यक्ति से जुड़ी हुई और भी पार्टी से उस करारनामे में, उस करार में, तो उनके कहने से भी वह एनफोर्सेबल हो सकता है कानून द्वारा, ठीक है। देयर टू एज इट इज, ठीक है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, बट जो दूसरा है व्यक्ति, उसके ऑप्शन पे, उसके कहने अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ही कोई त्रुटि कर रखी है, उसने ही कोई डिफॉल्ट कर रखा है, क्योंकि तभी उसके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और अदर्स, या फिर उससे जुड़े हुए कोई व्यक्तियों ने त्रुटि कर रखी है, कोई गड़बड़ी कर रखी है, उस तब नहीं है, उनके कहने पर वह एनफोर्सिबल कानून द्वारा इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वह क्या होता है, वह एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो एक वॉइडेबल अनुबंध होता है। वॉइडेबल का आसान से मतलब समझा, तो इतना भारी वर्ड लग रहा है भाई, वॉइड था, अब वॉइड था, अब कॉन्ट्रैक्ट आया, अब ये वॉइडेबल क्या है। वॉइडेबल का साफ सीधा मतलब है वैलिड अंटिल अवॉइडेड, जब तक आपके दिल में, आप उस अनुबंध में हो, उस करारनामे में हो, जैसे आपका दिल को लगा
कि उस बंदे ने मेरे साथ कुछ फ्रॉड कमिट किया है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की थी, कुछ कंसीलमेंट की थी फैक्ट्स की, मेरे से तथ्य छुपाए थे, असली बात छुपाई थी, पर बात तो कुछ बात मेरे को नकली बताई कुछ, पर परंतु बात तो कुछ असली है। जब तक आपको यह पता है, जब तक तो आप कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध में अपना पार्ट निभा रहे हो, जैसे ही आपको पता लगा कि उसने मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया था, तो आपके पास तुरंत ऑप्शन उठ जाएगा, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा क्या, कि तुरंत से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा दे कोर्ट में जाकर, वैलिड अंटिल अवॉइडेड, मान्य है कि जब तक चल रहा है, जिस दिन सिर घूमा, जिस दिन पता लगा कि दिक्कतबाजी करी अगले ने, उस दिन ही शून्य करवा देंगे कोर्ट में जाके। ठीक है, तो यह होगी हमारी सेक्शन 2 क्लोज आई की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अब 2J करेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एक अनुबंध जिसको कि पहले तो लॉ पूरा करवा रहा था, पहले तो वो लॉ की नजरों में वो हरकत में आ रहा था, लॉ भी उसका साथ दे रहा था, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था कि हाँ आपने यह अनुबंध किया, हम आपके साथ है, कानून आपके साथ है, लेकिन बिकम्स वॉइड, बाद में जाके शून्य हो जाता है। क्यों होता है? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जैसे ही वो कानून ने उसका पल्ला छोड़ा, कानून ने कहा अब हम आपके कोई साथ नहीं दे रहे, अब हमारा जो हाथ ऊपर था, हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, अब हमारा हाथ नीचे है, अब ये हम आपका साथ नहीं दे सकते। इसका एग्जांपल एक लेते हैं, मान के चलिए एक गुड़गांव एनसीआर जैसे शहर में एक हुक्का बार था, उसमें फ्लेवर्ड हुक्का लोग वक्त पिया करते थे, और वो हुक्का बार बहुत ही प्रीमियम था। वह अपनी मेंबरशिप सालाना दरों पे पब्लिक को दिया करता था। तो एक मिस्टर एक्स ने उस हुक्का बार की मेंबरशिप 30,000 रुपीज पर एनम 1 साल के लिए ले ली। ठीक है, तो 2 महीने तक मिस्टर एक्स ने खूब गुड़ हुक्का पिया, हुक्का बार में फ्लेवर्ड हुक्का पिया। उसके बाद क्या हुआ, हरियाणा में गुड़गांव एनसीआर में हुक्का 2 महीने, जब उस टाइम तक तो वैलिड था, मान्य था, राज्य सरकार ने बोला था भाई खुल के पियो, कोई दिक्कत नहीं, हमने परमिशन दे रखी है, तंबाकू एक्ट में, स्मोकिंग एक्ट में हमने परमिशन दे रखी है। लेकिन 2 महीने बाद कोई रेगुलेशन आ जाती है, कोई एक स्टैट्यूट और पास हो जाता है कि गुड़गांव एनसीआर में, सिर्फ हरियाणा के गुड़गांव एनसीआर में हुक्के पीना, फ्लेवर्ड हुक्के पीना बैन है, नहीं है मंजूर। ठीक है, बिल्कुल प्रतिबंध है। तो पहले तो कानून द्वारा वो एनफोर्सेबल था ना, अगर कोई गड़बड़ी करता है वो मेंबरशिप देने वाला है वो हुक्का कंपनी, तो मिस्टर एक्स उनको जाके कोर्ट में भुगतान ले सकता था ना, अपने पैसे जो दिए वापस ले सकता था ना। अब वैसे ही वह वॉइड हो चुका है, जैसे ही सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि अब हुक्का बार नहीं चलेगा गुड़गांव में, तो वैसे ही अब वह उनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, शून्य हो चुका है। अब वो क्या करेगा, मिस्टर एक्स जिसने पैसे दिए थे 30,000, जितने 2 महीने के गए, फिर कोर्ट में केस फाइल करेगा और 10 महीने के जो उसके पैसे हैं वो लेगा, और उसको नॉमिनल डैमेजेस ही दिलाए जाएंगे नाम के, क्योंकि जो कंपनी है जो हुक्का पिलाती है उसकी वजह से बंद नहीं हुआ है, वो सरकार की कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई उसकी वजह से हुआ है। तो 10 महीने के जो नॉमिनल नाम के डैमेजेस होते हैं वही दिलाए जाएंगे। तो यह हमारा हुआ 2J। अब इसमें हमें एक वर्ड आया था जो मैं बताना भूल गया, 2B में, सेक्शन 2 क्लोज B में एक वर्ड आया था, देयर टू सिग्निफाइज हिज असेंट। देयर टू मतलब किसने सिग्निफाई करी है अपनी असेंट, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मैंने मिस्टर एक्स को उसकी प्लॉट खरीदने के लिए ऑफर दिया था, एक प्रपोजल दिया था, और इज मेड सिग्निफाइज हिज एंड देयर टू, और मिस्टर एक्स ने मेरे को सिग्निफिकेंस दी थी, मतलब हाँ मैं भरी थी, मंजूरी करी थी। देयर टू बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर टू में 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। मिस्टर एक्स ने कोई हुमड, कोई इफ बट नहीं करी थी कि नहीं आप मेरा प्लॉट खरीदना चाहते हो, नहीं भाई प्लॉट तो ये वाला, मेरा प्लॉट तो मेरी जान से प्यारा है, मेरे साइड वाला प्लॉट ले लो आपको अगर इंटरेस्टेड हो। तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर नहीं, ये नहीं। अब क्रॉस ओवर क्या, कुछ अदला बदली नहीं करे मिस्टर एक्स, इफ बट ना करे कॉन्ट्रैक्ट में, जो बोला है वही चाहिए। इफ बट करेगा तो कोई भी उसमें प्रॉमिस नहीं बनेगा, कोई वादा नहीं बनेगा। ये है देयर टू की इंटरप्रिटेशन। एज इट इज, जैसा बोला है, जैसा ऑफर दिया है वैसा ही ऑफर की एक्सेप्टेंस भेजो, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, जो लेना है वही दो। मेरे को वो मत बताओ कि मेरे पास वो भी है, दुनिया के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है। अब लेकिन जो उसका टारगेट है, जो ऑफर दे रहा है, जो उसका टारगेट है, उसको वही चाहिए। तो यह बताना जरूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। अब हमारा सेक्शन 2 तक पूरा हुआ, जो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लोज था। अब हम सेक्शन 3 की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर 1 असली में शुरू होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी के ऊपर टिका हुआ है। आपको यह समझ में आ गया तो आने वाले जो सेक्शन 10 के बाद जो प्रोविजंस आएंगे वो बिल्कुल टक बिल्कुल खटाखट समझ में आ जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। जो प्रपोजल दिया, जो मैंने मिस्टर एक्स को प्रपोजल दिया था ना एक, कि मैं इच्छुकता रख रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी, आपका लैंड खरीदने में, तो उसकी ही बता रहा है कि
मैं वह कम्युनिकेशन मिस्टर एक्स तक कैसे पहुंचाऊंगा, अपनी वार्तालाप, अपनी ध्वनि कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक है। और एक्सेप्टेंस, जब मिस्टर एक्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो वह अपनी ध्वनि मेरे तक कैसे पहुंचाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन मेरे तक, मेरे को कैसे खबर बताएंगे कि मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपका ऑफर मंजूर कर लिया है, मैंने आपका प्रपोजल मंजूर कर लिया है। तो यही कह रहा है, एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। और अब थोड़े दिनों बाद, मैं पहले तो इच्छुक था, बाद में मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं, महंगा दे रहा है मिस्टर एक्स, तो इतने की वैल्यू नहीं है इसकी, और मेरे को 2-3 सालों में भी जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे आइडियाज़ है, इतने की ग्रोथ नहीं होगी, तो मेरे को नुकसान है। तो मैं पहले तो इच्छुक था, अब मैं रेवोकेट, कैंसिल कैसे करूँगा अपने प्रपोजल को, वही बता रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कम्युनिकेशन वही वार्तालाप, बातें पहुँचाना। एक्सेप्टेंस प्रतिगण, वही मिस्टर एक्स एक्सेप्टेंस देगा। एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, और प्रपोजल तो भेज दिया था, एक्सेप्टेंस उसने भेज दी थी, मैंने अपना प्रपोजल भेज दिया था, अपना इच्छुकता भेज दी थी उसके पास, तो उसका रेवोकेशन, कैंसिलेशन कब कैसे होगी, वो सेक्शन 3 में बता रखा है, पूरे अच्छे से डिफाइन कर रखा है। अब देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, वार्तालाप किसकी, मेरे प्रपोजल की, मैंने मिस्टर एक्स को कम्युनिकेशन भेजी कि इच्छुकता, वो कैसे भेजूंगा मैं। द एक्सेप्टेंस, अब मिस्टर एक्स मेरे को एक्सेप्टेंस कैसे भेजेंगे ऑफ प्रपोजल्स। एंड द रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, मैं अगर रेवोक करना चाहता हूँ या वो अपनी एक्सेप्टेंस रेवोक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, बता रखा है। रेस्पेक्टिवली पढ़ लेना ऐसे। आर डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट, तो माना जाएगा किसी भी एक्ट से कर सकते हो आप, किसी भी कार्य से कर सकते हो, आदर बोल कर, आदर लिख कर, आदर फोन कर कर, मैसेज कर कर, लेटर लिख कर, टेलीग्राम कर कर, कुछ भी आजकल के जो मॉडर्न इरा में स्काइप कर कर, कुछ भी कर कर आप एक एक्ट कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचा सकते हो। मैं अपनी कम्युनिकेशन को मिस्टर एक्स तक पहुंचा सकता हूँ, मिस्टर एक्स अपनी कम्युनिकेशन को मेरे तक पहुंचा सकते हैं, कुछ भी एक्ट कर कर। एक्ट क्या होता है, एक मतलब हरकत कर कर, एक कार्य कर कर। तो कार्य क्या होता है भाई, आपको कुछ लैंड लेनी है तो आप कार्य तो करोगे। क्या आप खुदा हो जो मन ही मन में बोलोगे कि वो मिल जाए उसका लैंड मिल जाए और वो उसको सुन लेगा, नहीं यार, कुछ कार्य तो करोगे, एटलीस्ट कुछ उसको बताओगे, टेलीफोन करोगे, मैसेज करोगे। पहले टेलीग्राफ होते थे, पहले लेटर्स लिखे जाते थे, आजकल क्या होता है, आजकल फ़ोन करोगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज लिखोगे, स्नैपचैट पे मैसेज लिखोगे, या फिर स्काइप करोगे, फेस टाइम करोगे, कुछ तो करोगे, तो कुछ एक्ट करना पड़ेगा। और ओमिशन, या कुछ एक्ट ना करना पड़ेगा, या कुछ एक्ट करना पड़ेगा, या कुछ एक्ट ना करने से भी कम्युनिकेशन हो सकती है। किसकी, प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की। कैसे हो सकती है, कुछ एक्ट ना करने से। ओमिशन मतलब, ओमिशन पहले समझिए, एक की लीगल ड्यूटी थी कुछ करने की, पर उसने वह लीगल ड्यूटी फॉलो नहीं की, तो क्या हुआ, ओमिशन हुआ, ठीक है। ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्ट किसका, मेरा, मोहित का, मैं प्रपोजर हूं ना, मेरा। और एक्सेप्टिंग, उस मिस्टर एक्स का भी, ठीक है। और रिवोकिंग, अब उनमें से, हम दोनों में से कौन रिवोक करना चाहता है, किसकी नीयत उठी कि पहले तो प्रपोजल भेज दिया और उसने एक्सेप्टेंस भेज दी, मतलब अभी रास्ते में है, दोनों को कहीं नहीं है, तो वो रेवोकेशन की भी इच्छुकता उठ सकती है, दोनों की, मेरी भी या मिस्टर एक्स की भी। बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। और इंटेंशन होनी चाहिए कि कौन से मोड से, कौन से जरिए से आप अपनी कम्युनिकेशन, वार्तालाप, वो अपनी एक्सेप्टेंस, मिस्टर एक्सेप्टेंस मेरे पास भेजेगा और रेवोकेशन मेरे को करना है या उसको करना है, वो कैसे होगी। इंटेंशन से भी मैटर रखता है। और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, और नतीजा आखिरी में क्या परिणाम निकलेगा कि मेरी जो इच्छुकता थी वो एक्स को पहुंच जाए और एक्स की जो इच्छुकता थी कि एक्सेप्ट करने की वो मेरे तक पहुंच जाए, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब वार्तालाप कंप्लीट हो जाए। अफेक्ट का क्या मतलब है, अफेक्ट मतलब इम्प्लाइड भी या फिर एक्सप्रेस भी। अब इम्प्लाइड में कंडक्ट से भी कम्युनिकेशन हो सकती है, किसकी, प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की, और रेवोकेशन भी हो सकता है कंडक्ट से, ठीक है। मतलब कंडक्ट से मतलब व्यवहार करने से कुछ। और इफेक्ट में इम्प्लाइड और कंडक्ट ही आते हैं, ठीक है। इफेक्ट में मतलब इफेक्ट भी ऐसा कोई परिणाम निकल सकता है कि आप उसकी लैंड पर जाके खड़े हो जाओ, और आप बोलो उससे बहुत अच्छी लैंड है, वाह रे वाह, तेरे पास, आप ऐसे इशारा कर दो, पहुंच जाएंगे। उसको पता है कि मेरी वैल्यू, मेरी एक्स की पता है, मेरी लैंड की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, और मैं मोहित उसको यही इशारे कर रहा हूँ, तो हो गया ना कंडक्ट से। या क्या करता हूँ मैं अपने घर बैठा हूँ, मैं किसी अपने एजेंट को एक 2 करोड़ रुपए का बैग भिजवा के उसके अपने एजेंट के हाथ से मिस्टर एक्स के घर में दे देता हूँ, तो क्या हुआ, क्या मैंने उसको बोला खुलकर, मैंने अपना बैग पैसों से भरा हुआ उसके पास पहुंचवा दिया, तो क्या हुआ, मैंने अपना इम्प्लाइड कंडक्ट भेजा ना उसके पास कि मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ तेरे को मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, पैसा सारा बैग में से निकाल लेंगे और बैग मेरे एजेंट को, खाली बैग वापस मेरे को पास भेज देंगे। तो क्या हुआ, एक्सेप्टेंस कैसी हुई, पैसा ले लिया, खाली बैग भिजवा दिया, कुछ बोला नहीं, तो क्या हुआ,
एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड हो गई, व्यवहार से हो गई। मिस्टर एक्स ने पैसा सारा ले लिया और बैग भिजवा दिया, तो किस चीज़ के लिए था वो उस प्लॉट के लिए ही था, ठीक है। तो यह भी हो सकता है, इम्प्लाइड से भी हो सकता है। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 3 पूरा, सेक्शन 3 पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, इसीलिए इस पर बहुत टाइम लगाया मैंने। लेकिन और जब फाउंडेशन की क्लास हमारे गुरुजी लेते थे या हम समझते थे तो 2-2 दिन में समझ आता था। लेकिन अब इतना के लिए, स्टार्टिंग वालों के लिए और एडवोकेट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इतना ही समझ लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब जो वार्तालाप है, जो मेरे मुख से या मेरे व्यवहार से जो मेरे इच्छुकता निकली, जो मेरे मुंह से मैं वार्तालाप करूंगा, वो कंप्लीट कब होगी, मानी जाएगी। उसके लिए एक्सेप्टर के लिए, मेरे लिए कब कंप्लीट होगी, और मेरे मुख से जो वर्ड्स निकले वो उसके लिए कब तक कंप्लीट होंगे मिस्टर एक्स के लिए। तो यह इसमें सेक्शन 4 में बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझेंगे अच्छी तरह। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। एक वार्तालाप का कम्युनिकेशन, एक प्रपोजल मैं इच्छुकता रख रहा हूँ मिस्टर एक्स का लैंड खरीदने में। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो उसके कानों तक जाए, ये वार्तालाप कब कंप्लीट मानी जाएगी, कब समाप्त मानी जाएगी। When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, जब मेरे मुख से कोई वर्ड्स निकले, कोई शब्द निकले और मिस्टर एक्स के कानों में गए, उनके दिमाग में, उनके नॉलेज में मेरे वर्ड्स आ गए कि मोहित तो आप मेरा प्लॉट, मेरा लैंड लेना चाहता है। जैसे ही मिस्टर एक्स के दिमाग में वह ध्वनि बजी, कानों से होते हुए दिमाग में गई, वैसे ही माना जाएगा कि कम्युनिकेशन प्रपोजल की समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। अब बहुत सारे रूल दे रखे हैं। अब देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब मिस्टर एक्स मेरे को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, अब इसके लिए भी दोनों के रूल बता रखे, उसके लिए कब होगी और मेरे लिए कब होगी। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मतलब मिस्टर एक्स ने एक्सेप्टेंस कर ली, भाई मैंने ऑफर दिया था कि मैंने ऑफर प्रपोजल दिया कि मिस्टर एक्स मैं आपकी लैंड लेना चाहता हूँ। अब वो भी तो एक्सेप्ट करेगा, मेरे को बताएगा हाँ बेचूंगा नहीं बेचूंगा, कुछ तो बताएगा। अब उसके प्रति भी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, मतलब मेरे प्रति कब होगी और उसके प्रति कब होगी। अब ये बता रखा है इसमें पैरा वन में सॉरी सेक्शन 4 के पैरा 2 में, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो माना जाएगा वार्तालाप किसकी, एक्सेप्टेंस की। मिस्टर एक्स ने कुछ बोल के भेजा कि हाँ मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, तो उसकी कब कंप्लीट होगी, तो माना जाता है एज अगेंस्ट द प्रपोजल, मेरे विरुद्ध कब होगी। when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। जैसे मिस्टर एक्स ने लेटर लिख के भेजा, टेलीग्राम पर मैसेज लिख के भेजा, एसएमएस पे अपने मैसेज टाइप किया, और जैसे ही मेरे पास कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वह लेटर आ रहा है, वह टेलीग्राफ डिस्पैच हो चुका है, वैसे ही माना जाएगा। जैसे ही उसने मिस्टर एक्स ने वह डाकघर को दिया हुआ अपना लेटर या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी पर अपना मैसेज डिस्पैच करवा दिया, लिखकर एक पेपर पे लिख के भेजते थे, वह करवा दिया और चार्जेस भर दिए कि मेरा ये संदेशा मोहित को भिजवा दो, तो मेरे प्रति तो तभी कंप्लीट हो गया जैसे ही उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रखा, किसने, मिस्टर एक्स ने। और उसकी पावर से अब वो ट्रांसफर वो टेलीग्राफ अथॉरिटी के ऑफिस के अंदर घुस के उसको ले नहीं सकता, या नहीं ले सकता ना, उसकी पावर से बाहर हो चुका है। अब वो टेलीग्राफ टाइप हो चुका है, वो टेलीग्राफ अथॉरिटी उसको टाइप कर चुकी है उस संदेशे को, और वो तारों के बीच से होते हुए मेरे टेलीग्राफ चैनल पे आ रहा है, ठीक है। ये पहले की बात है, 1882 की बात बता रहा है। तो अब भी ऐसा ही होता है, हम कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अब पहले तुरंत एक मिली सेकंड के अंदर मैसेज चला जाता है, पर वो किसी को गया तो है। अब इतने क्यूब सेकंड में कोई कैंसिलेशन रिवोकेशन तो नहीं कर सकता, पर गया तो रिवोकेशन कर भी सकता है, मैसेज को डिलीट कर देता है। तो क्या पहुंचा उसके पास कम्युनिकेशन, क्या पहुंचा मेरे पास एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। अगर हम व्हाट्सएप पे भी करते हैं, मैं उसको ऑफर भेजता हूँ कि मेरे को अपना लैंड दे, मिस्टर एक्स ने पहले तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ठीक है देता हूँ, मैंने कहाँ देखा, मेरा फ़ोन का नेट ऑफ था या मेरा फ़ोन का नेट ऑफ भी था, लेकिन साइलेंट था मैसेज, मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं आई मैसेज की, मैंने सुनी नहीं, आई भी तो होगी तो उसने 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद सोचा यार कम पैसे दे रहा है, मैसेज डिलीट कर देता हूँ। तो ही एक्स डिलीटेड द मैसेज, उसने एवरीवन के लिए डिलीट कर दिया, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो मेरे को क्या पता चला कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी थी। तो यही कह रहा है पैरा 2 में, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जो वार्तालाप है कि मिस्टर एक्स एक्सेप्ट कर चुका है, उसकी कंप्लीट कब होगी, मेरे लिए कब होगी, एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जैसे ही मिस्टर एक्स ने अपना लेटर लिख के डाकघर पे दे दिया, अब वो डाकघर के ऑफिस से जाके उस लेटर को वापस नहीं लेके आ सकता, तो मेरे लिए तो, मोहित के लिए तो वह तभी कंप्लीट हो गई थी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। और उसके लिए कब होगी, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मिस्टर एक्स के लिए बता रहा हूँ अब, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब उसकी जो उसने लेटर लिखा था, जो संदेशा लिखा था, अब वो मेरे पास, मेरी नॉलेज में आ गया, मोहित की नॉलेज में आ गया, तो उसके लिए तब कंप्लीट हो गई, मिस्टर एक्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, अब बता दी है, खोल के बिल्कुल डिटेल में बता दी है, इससे डिटेल में कोई नहीं बता सकता। अब पैरा 3 हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 का, द कम्युनिकेशन ऑफ द रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, वार्तालाप कैसे कंप्लीट होगा, रेवोकेशन मतलब कैंसिल करवाना, खारिज करवाना, रद्द कराना, मतलब अब मैं इंटरेस्टेड नहीं होना ही चाहिए मेरे को,
अब द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब मतलब मेरे को नहीं चाहिए तेरी लैंड, या मिस्टर एक्स बोल रहा है पहले पहले देना था, अब नहीं देना, छोड़। अब द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट, अब कब हुई? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब जो रेवोकेशन, जो कैंसिलेशन पहले करना चाहता है उसके लिए कब, उसके विरुद्ध अब कब कंप्लीट होगी रेवोकेशन की? कब? व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू अ पर्सन हु टू whom इट इज मेड। अगर मैं रेवोकेशन करना चाहता हूँ, मैं पहले मिस्टर एक्स को बोल रहा था कि भाई अपना प्लॉट दे दे, अब मैं कोई लेटर पहुंचा चुका था, अब उसके पास अब तक वो पहुंचा नहीं था। मैं एक रजिस्ट्री, जो सिंपल वाला होता है रजिस्ट्री पोस्ट पहुंचवा चुका था पहले, लेकिन अब तक वो उसके पास पहुंची नहीं है और मेरे को रेवोकेशन करना है। अब मैं नहीं खरीदना चाहता उस प्लॉट को, क्योंकि महंगा बेच रहा है मिस्टर एक्स। तो मैं क्या करूंगा, एक और लेटर लिखूंगा, तुरंत अगले दिन एक लेटर लिखूंगा, जो कि उसको भेज दूंगा स्पीड पोस्ट से, जो रजिस्ट्री से कम 2-3 दिन पहले पहुंच जाता है। तो स्पीड पोस्ट से मिस्टर एक्स के पास लेटर भेज दूंगा। तो यही कह रहा है एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। अब मैं मेक्स कर रहा हूँ ना रेवोकेशन, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ ना अपने उसको प्रपोजल को। व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू पर्सन टू whom इट इज मेड, मैं अपनी स्पीड पोस्ट जैसे ट्रांसमिशन में रख देता हूँ, तो मेरे लिए तो सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, तो मेरे लिए तो कंप्लीट है तभी हो गई जैसे ही मैंने अपने स्पीड पोस्ट भेजी। पहले मैं रजिस्ट्री भेज चुका था कि मैं आपके प्रॉपर्टी को लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अब स्पीड पोस्ट भेजी तो मेरे लिए तो वह रेवोकेशन हो गई है भाई, अब मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, अब उसके लिए कब होगी? ठीक है, उसके लिए कब होगी? एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड। और अब मैंने स्पीड पोस्ट भेजी मिस्टर एक्स को, अब उसके लिए कब होगी? व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब वह स्पीड पोस्ट उसकी नॉलेज में आ जाएगी। रजिस्ट्री वाली पोस्ट 2 दिन बाद उसके पास पहुंचेगी, उससे पहले तो कैंसिलेशन की पोस्ट उसके पास स्पीड पोस्ट आ जाएगी। वो पड़ेगा उसमें भाई प्रॉपर्टी नहीं लेनी तेरी, जो पहले बोला था प्रॉपर्टी नहीं लेनी। वो सोचेगा अरे प्रॉपर्टी नहीं लेनी तेरी, ये है वो है। उसके पास रजिस्ट्री वाली पोस्ट तो अब तक आई नहीं है, जो जिसमें प्रपोजल लिखा हुआ था वो, क्योंकि रजिस्ट्री से दी थी वो स्लो सर्विस थी। अब स्पीड पोस्ट की हमने फास्ट सर्विस से कैंसिलेशन रेवोकेशन भिजवा दी है, तो वो पड़ेगा पहले स्पीड पोस्ट वाला चिट्ठा पड़ेगा मिस्टर एक्स। अरे नहीं दे, क्या बोल रहा है मोहित भाई, नहीं तेरी प्रॉपर्टी चाहिए जो मैंने भेजा था तेरे को। वो सोचेगा छोड़ ना, नहीं पता क्या कह रहा है, मेरे पास यूं ही भेज दिया। अब 2 दिन बाद उस महाराज के पास मिस्टर एक्स के पास वो जाएगा, क्या जाएगा? वो रजिस्ट्री वाली पोस्ट जो कि लेट जाती है थोड़ी, जिसके 26 रुपये लगते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट के 42 रुपीज़ लगते हैं, या और भी चार्जेस लगते हैं, अलग अलग स्टेट में वेरी करते हैं। अब उसके बाद 2 दिन बाद वो जाएगी, बोल रहा है हाँ मैं मोहित हूँ और मैं आपका दोस्त हूँ, आप जानते भी हो मुझे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका प्लॉट या घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप मेरे को अपना 2 करोड़ में दोगे प्लॉट? वो कहता अरे इसके लिए आया था उसका, वो इसके इस स्पीड पोस्ट के लिए। वह स्पीड पोस्ट जो थी वो इससे पहले आ गई थी, जो ये ओरिजिनल प्रपोजल है मेरे आगे, अब मेरे आगे ये चिट्ठा आया है, ये इससे पहले उसने कैंसिलेशन भेज दी। तो अब मैं क्या करूं भाई, कैंसिलेशन भी मेरे पास पड़ा है, अब उसका प्रपोजल है 2 दिन बाद, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। कोई अब एग्रीमेंट नहीं बना है, कोई प्रोमिस नहीं बना है, कोई वादा नहीं बना है। तो यही सिंपल सी सेक्शन 4 यह बात बोल रहा है, बहुत ही आसानी से हिंदी लैंग्वेज में समझा दी है, कोई भी गुरुजी नहीं समझा पाएगा, ये मैंने अपने तरीके से समझा। ठीक है, तो देखने वाले हो। ठीक है, अब सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 भी। 3, 4, 5 तो इतने इंपॉर्टेंट है कि रट लो इनको, याद कर लो बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूँ, इसी हिसाब से इनको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मानोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप वकील भी हो, अगर आप लॉ स्टूडेंट भी हो, तो इतनी तरक्की करोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको आ गया ना, आपको रट गया इसके प्रोविजन, इसको आपके जो इसके प्रोविजन है, जो इसकी धाराएं आपको समझ में आ गई, आपके माइंड में आ गई, तो इतनी तरक्की करोगे सिविल केसेस में जिसकी कोई हद नहीं होगी। ठीक है, अब पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, समझ लो। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। अब जो प्रपोजल भेजा था और जो एक्सेप्टेंस हुई थी उसकी रेवोकेशन कैसे होगी? कुछ टाइम लिमिट, कुछ सीमा वगैरह तो होगी भाई, तो इसमें वो नहीं बता रहा, सीमा का टाइम नहीं बता रहा, पर रेवोकेशन का सिंपल सा रूल बता रहा। आप देखते हैं सेक्शन 5, मतलब किस टाइम तक हो सकती है, क्या टाइम है वो बता रहा है कि कब तक उसके पास मिस्टर एक्स के पास मेरा वो रजिस्ट्री वाला। अब हम वही अपने पहले वाले एग्जांपल आते रहते हैं सेक्शन 5 के लिए। मैं अपना फ्रेश एग्जांपल वो रिपीट कर रहा हूँ। मैं मोहित हूँ, मैं एक अपने मन में इच्छा लिए घूम रहा हूँ कि मेरे को मिस्टर एक्स का एक प्लॉट लेना है, जो कि बहुत अच्छा है और मेरे को उसमें फ़ायदा दिख रहा है कि आज ले लूँगा तो 2 साल बाद कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुनाफा देगा। ठीक है, मैं अपने मन में इच्छुकता लेके घूम रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रपोजल तो भेजूंगा उसको भाई, मन में लेके घूमने से वो ये प्लॉट लेंगे उसका प्लॉट लेंगे, फायदा होगा, कुछ मिलेगा मेरे को? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठट्ठन गोपाल मिलेगा भाई। उसको बोलूंगा, उसको प्रपोजल भेजूंगा, वो अपना जवाब भेजेगा हाँ ही भेजेगा, तभी तो एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट जब ओके होगा और कानून की नज़रों में बिल्कुल जेन्युइन होगा, तब वह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसी के प्रोविजन बता रहा है कि ये भाई
कि आपने जब प्रपोजल भेजा उसको भेजा कि मैं तेरा प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो कब तक क्या हो सकता है, आप कब तक कैंसिलेशन वगैरह मार सकते हो, तो यही बता रहे सेक्शन 5। अब देखिए रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन कैंसिलेशन कब तक, किसकी, प्रपोजल की और उसके एक्सेप्टेंस की मेरे प्रति मिस्टर एक्स। क्या पढ़ते हैं, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, एक प्रपोजल जो मैंने मिस्टर एक्स को प्रपोजल भेजा वो रिवोक हो सकता है, वो खारिज करा जा सकता है, वो कैंसिल करा जा सकता है किसी भी समय, और पर किस समय से पहले, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, जब तक मिस्टर एक्स जो अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करेगा ना, उससे पहले वो मेरा प्रपोजल मैं खारिज कर सकता हूँ। और मेरे प्रति मेरे प्रति एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब मेरे नॉलेज में आ जाएगी कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, ये होता है। सॉरी इसमें गलत बता दिया। अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम, थोड़ा सा बहुत गलत बताया, ज़्यादा गलत नहीं बताया, बस जो मिनट 10 सेकंड की जो पिछली लाइन थी वही गलत बताया। आप देखिए, अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम, जो मैंने मिस्टर एक्स को, मैं उसको एक छुपका दे के घूम रहा था अपने मन में कि मैं तेरा प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने उसको प्रपोजल भेज दिया, उसने क्या किया, अपना एक्सेप्टेंस लेटर जैसे ही वो तैयार कर रहा था, ऐसे ही मेरा स्पीड पोस्ट वाला एक उसके पास डाक चला गया जिसमें मैंने लिखा होता अब नहीं लेनी तेरी प्लॉट। तो क्या मेरे को पता चला कि उसने एक्सेप्टेंस अपनी कर दी है, क्या उसने ट्रांसमिशन में वह अपना जवाब डाल दिया था। अगर वह ट्रांसमिशन में डाल देता तो मेरे प्रति तभी खत्म हो जाती, मेरे प्रति तो एक्सेप्टेंस हो जाती, और उसके प्रति कब होती है एक्सेप्टेंस, उसने जब जैसे लेटर डाला और वो मेरे पास आ गया, मेरे घर पे आ गया, मेरे दिमाग में आ गई, ओहो भाई अब एक्स ने एक्सेप्ट कर लिए, तो तब हो जाती। तो अब कैसे होगा, इस सेक्शन 5 में उल्टा बता रखा है सब कुछ। अ प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम, जो मेरी प्रपोजल मैं अपनी इच्छुकता उसको मिस्टर एक्स को भेज रहा था, मैं उसको खारिज कर सकता हूँ किसी भी टाइम पर। किस टाइम से पहले, द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि कम्युनिकेशन जब तक कि वह मिस्टर एक्स उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ना कर दे, उससे पहले मैं कर सकता हूँ। जैसे ही वो लेटर लिखने लग रहा है उससे पहले ही मैं स्पीड पोस्ट से तुरंत एक सुपर फास्ट या टेलीग्राफ या एसएमएस कुछ भी कर देता हूँ मिस्टर एक्स के पास। वो अपनी कम्युनिकेशन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख ही नहीं पाता था। कैसा प्रपोजल, कैसा एग्रीमेंट, कैसा प्रॉमिस, कैसा वादा, कुछ नहीं है। अब वो नल हो चुका है, अब वो कुछ भी नहीं काम का नहीं रहा। ठीक है, वह प्रॉमिस, ठीक है, वह प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस तो बनाई नहीं, वह प्रपोजल अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे को हुई नहीं। अब पढ़िए, एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, तो प्रपोजर के अगेंस्ट तब तक हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। उसके बाद तो वे एग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे और लीगैलिटीज देखी जाएंगी कि क्या ये एग्रीमेंट कानून की नजर में वैलिड है, इसके सारे जो कंपोनेंट्स है, जो एसेंशियल्स है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आगे पढ़ाऊंगा वो दिए गए हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वो एग्रीमेंट ही बनकर रह जाएगा। और एग्रीमेंट हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो एग्रीमेंट कानून के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है वो क्या है, वो वॉइड है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। तो सेक्शन 5 इतनी सी डेफिनेशन बताते, इतनी सी एक्सप्लेनेशन बताते, ये मैंने समझा दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल देके बताया जो याद भी हो जाएगा सबको और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, कब हो सकती है, मैंने तो प्रपोजल भेज दिया था मिस्टर एक्स को, उसने जब तक अपना जवाब दावा कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में मेरे को भेजने के लिए जब तक डाला ही नहीं, तो मैं तो हकदार हूं ना, मैं तो कैंसिल कर सकता हूं ना, जब तक उसने अपना जवाब डाला ही नहीं, किसमें, पोस्ट में मेरे पास पहुंचाने के लिए। अगर डाल देता तो मेरे लिए कंप्लीट हो जाती, तो मैं उसके बाद खारिज नहीं कर सकता था भाई। और उसने डाल ही दिया पोस्ट में, अगर वो पोस्ट में डाल ही नहीं पाया है, अपना जवाब लिखने लग रहा है, उससे पहले मेरा स्पीड पोस्ट उसके पास पहुंच जाता है जिसमें मैंने लिखा हुआ है अब नहीं लेना तेरा प्लॉट, अब तेरा घर नहीं लेना, अब तेरी लैंड नहीं लेनी, तो अब वो जवाब क्यों ही देगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 6, 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। हमारे 4 रह गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा। 1 नंबर की वीडियो जा रही है, अच्छा लगे तो बताना कमेंट में। अब सेक्शन 6 रेवोकेशन हाउ मेड, अब जो रेवोकेशन, जो कैंसिलेशन होगा, जो रद्दता होगी, वो कैसे की जाएगी, ये बता रहा है अब सेक्शन 6। अब बॉडी पढ़ रहा हूँ। आप प्रपोजल इज रेवोक्ड, अब मैं जो इच्छुकता लेके घूम रहा था, मैंने उसको प्रपोजल भेजा मिस्टर एक्स को, अब मैं कैसे रेवोक करूंगा, उसके मेथड्स बता रहा कि मैं रेवोक कैसे कर सकता हूँ। अब 6 का 1, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, मैं कम्युनिकेशन करूंगा और कम्युनिकेशन कैसे भेजूंगा कि मैंने रेवोक कर दिया। एक नोटिस लिखकर नोटिस भेज दूंगा मिस्टर एक्स के पास कि अब नहीं चाहिए तेरा प्लॉट, अब नहीं चाहिए तेरा घर, अब नहीं चाहिए तेरी लैंड, अपने पास रखो भैया, आप महंगा बेच रहे थे, नहीं चाहिए अब। ठीक है, किसको भेजूंगा, और मिस्टर एक्स को, अपोजिट पार्टी को। तो ये बता रहा नोटिस से हो सकती है। बी 6 का 2, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, मैंने बोला था मिस्टर एक्स मैं आपका प्लॉट का लैंड, आपका घर लेना चाहता हूँ, आपको मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन तक अपनी एक्सेप्टेंस मेरे पास पहुंचा देना, वरना मैं समझूंगा कि आपने एक्सेप्टेंस दी नहीं। तो
तो लैप्स टाइम हो गया ना, मिस्टर एक्स ने 15 दिन हो गए उसके पास पहुंचा पड़ा है मेरा प्रपोजल लेटर, पर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो क्या होगा, लैप्स टाइम हो गया। मैंने 15 दिन का टाइम दिया था, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, उसका कोई जवाब ही नहीं आया, तो लैप्स टाइम हो गया, तो प्रपोजल अब क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है, किसी काम का नहीं रहा मेरा प्रपोजल मिस्टर एक्स को दिया हुआ। अब 6 का 3, बट द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर मिस्टर एक्स के साथ मैंने अपने प्रपोजल के साथ कुछ कंडीशन भी लगा के भेजी थी, और वो कंडीशन एक्सेप्टेंस से पहले कंप्लीट होनी थी। क्या होनी थी, मैंने भेजा था कि मैं आपका प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, क्या आप देना चाहते हो, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे को दो टीन सस्ती बात है ना, 1872 की 1872 की, मेरे को 2 टीन रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की एक्सेप्टेंस के साथ भेज देना मेरे को। तो मिस्टर एक्स ने वो तो कर लिया, लेकिन 2 टीन गुलाब जामुनों की मेरे पास नहीं भेजी, तो क्या हुआ, कंडीशन प्रेसिडेंट थी क्या भाई, एक्सेप्टेंस जब भी मंजूर करूंगा जब रसगुल्लों की टीम मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, जब भी मानूंगा कि हाँ आप प्लॉट मेरे को देना चाहते हो। तो यह भी हो सकता है, ये एक बहुत फनी एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। मतलब दोबारा पढ़ते हैं 6 का 3, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर मिस्टर एक्स विफल हो जाता है, मतलब कुछ काम कर नहीं पाता। क्या काम नहीं कर पाता, टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, मैंने कोई कंडीशन लगा के भेजी थी अपने प्रपोजल के साथ, उसको फुलफिल नहीं कर पाता, उसको फुलफिल करने में विफल हो जाता है। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है, भूतपूर्व शर्त होती है, मतलब प्रपोजल तो भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट तुम करोगे भी, लेकिन उससे पहले एक शर्त निभाओगे, तो उसको बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, यही होता है, सिंपल सी टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू एक्सेप्टेंस के लिए कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगाई थी, वह उसने नहीं पूरी करी मिस्टर एक्स ने, जिसको मैं खरीदना चाहता उसका प्लॉट। अब तो रेवोकेशन माना जाएगा कि कोई दिक्कत, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, अब कुछ भी नहीं बना है। अब 6 का 4 सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे, क्लोज 4 हम पढ़ेंगे। बाय द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, मोहित की मृत्यु हो जाती है, प्रपोजल तो भेज दिया लेकिन मेरी मृत्यु हो जाती है। प्रपोजल भेज दिया कि प्लॉट लेने के सपने थे, प्लॉट लेने के सपने पूरे ही नहीं हुए, क्योंकि मैं बीच में ही भगवान को प्यार हो गया, चांद की तरफ प्यार हो गए। तो अब यही कह रहा है, बाय द डेथ और इनसैनिटी, या तो मृत्यु हो गई या दिमाग चल गया, पागल हो गया, तो क्या होता है, ऑफ द प्रपोजर, किसकी, मेरी प्रपोजर की, जो मिस्टर एक्स का लैंड खरीदना चाहता था, उसकी डेथ या इंसैनिटी हो गई है। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी, अगर कौन सा तथ्य, प्रपोजर की मृत्यु का तथ्य या उसके पागलपन का तथ्य किसकी नॉलेज में आ जाता है, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्स ने अपनी एक्सेप्टेंस, अपना लेटर लिखा नहीं था कि हाँ मैं आपका, जो आप मेरा प्लॉट खरीदना चाहते हो मंजूर करता हूँ, मैं आपका ऑफर, आपका प्रपोजल, उसको मेरे पागलपन का या मेरे मरने का जो फैक्ट है उसकी नॉलेज में नहीं आता है, तब वह बिना नॉलेज में आए हुए अपना लेटर ट्रांसमिशन में डाल देता, तब नहीं हो सकता, तब रेवोकेट नहीं हो सकता, क्योंकि तब मेरे एलआर लाइबल हो जाएंगे, मेरे एलआर को अब उसका घर लेना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, कंसिडरेशन देना पड़ेगा। लेकिन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर उसने एक्सेप्टेंस अपनी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं रखी थी मिस्टर एक्स ने, और उससे पहले ही एक्सेप्टेंस करने से पहले ही उसको मेरे इंसैनिटी या डेथ के बारे में पता लग जाता कि मेरा प्रपोजल है, जो प्रपोजर है जिसने मेरे को ऑफर भेज रखा है मेरा प्लॉट खरीदने के लिए, वह पागल हो चुका है, या उसका दिमाग चल चुका है, या वह इंसेन हो गया है, या वह उसकी मृत्यु हो गई है, तो रेवोकेशन हो जाएगा मेरे प्रति, फिर मेरे एलआर लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर तो वह जब एक्सेप्टेंस दे चुका है और उसको यह नॉलेज नहीं थी, उसको यह दूर तक भी उसकी खुदाओं को भी नॉलेज नहीं थी कि वह पागल हो चुका है जिसने मेरे को प्रपोजल भेजा था, तो मेरे लीगल मेरे एलआर्स लाइबल हो जाएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। यह सिंपल सा था सेक्शन 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, इतनी विस्तार में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरह से। हमारे गुरुजी ने भी ऐसे बताया था, बहुत अच्छे थे हमारे गुरुजी, अब भी हैं चलो पढ़ते हैं अब सेक्शन 7। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, जब जो मिस्टर एक्स को मैं ऑफर दूंगा भाई तेरा घर लेना है, उसकी एक्सेप्टेंस जो हाँ हामी करेगा, कुछ भी करेगा, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए। जैसा भेजा है प्रपोजल वैसे ही एक्सेप्टेंस करके दे, कोई इफ बट, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर ऐसा कुछ मत भेज मेरे साथ, यही सेक्शन 7 क्लियर कर रहा है। तो पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रोमिस, एक किस में बदलना है, एक प्रपोजल को, जो मैंने प्रपोजल भेजा था मिस्टर एक्स को, उस प्रपोजल को एक वादे में बदलना, तो वो कैसे बदला जाएगा, ऐसे बदला जाएगा, द एक्सेप्टेंस मस्ट, तो जो मिस्टर एक्स मेरे को हाँ हामी भेजेगा, जो यस करके भेजेगा कि हाँ मैं आपको अपना प्लॉट आपको देना चाहता हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा, 1
बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए। मिस्टर एक्स जो मेरे को एक्सेप्टेंस भेजेगा बिल्कुल शीशे की तरह बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जैसा बोला है कि ये चाहिए तो ये चाहिए, ये वो मिस्टर एक्स ये नहीं बोलेगा ये मत लो वो ले लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। एब्सोल्यूट जैसा है वैसा ही देना पड़ेगा, और अनक्वालिफाइड बिल्कुल ओके देना पड़ेगा, किसी भी लो में अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिरर रूल लगता है 7 के क्लोज 1 में मिरर रूल भी बोलते हैं इसको, मिरर रूल। एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, जो मिस्टर एक्स मेरे को एक्सेप्टेंस देगा हाँ हमें भरेगा, वो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, उसको मिरर रूल ही बोलते हैं। शीशे की तरह साफ, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल कोई गड़बड़बाजी झोला मोली नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। अब 2 बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, और जो जो मिस्टर एक्स मेरे को अपनी बातें बताएगा, कम्युनिकेशन बताएगा, वो कोई अच्छे तरीके से होनी चाहिए, मतलब कोई मतलब मैनर, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जो पच जाए एक इंसान को कि हाँ भाई उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये नहीं कि मैंने तो लेटर लिख के भेजा मिस्टर एक्स को, अब वो अपनी एक्सेप्टेंस हाँ मेरे को मंजूर है, आप मेरा लैंड खरीदना चाहते हो ठीक है मेरे को मंजूर है, लेकिन कैसे भेज रहा है, एक कबूतर के थ्रू भेज रहा है, एक कबूतर के थ्रू भेज रहा है, या फिर एक गुलेल से भेज रहा है, या फिर क्या अपने बंदर को ट्रेन करके भेज रहा है कि बंदर, उसका बंदर भाई उसके सामने बोलता होगा, वो बोल रहा है कि हाँ हाँ मोहित को जाके बताइए होगे ये मैं हाँ देना चाहता हूँ तेरे को प्लॉट, तो ठीक है अब डेट फिक्स करते हैं कौन सी डेट को, तो बंदर के थ्रू मेरे पास भेज रहा है, भाई बंदर तेरे से तो बात करता है मेरे से तो नहीं करेगा, मेरे को तो वो काटेगा, तो इसलिए बोल रहा है बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, अच्छे तरीके से होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, कोई अरे गहरे नत्थू गहरे तरीके से नहीं होनी चाहिए। अनलेस एक्सेप्शन आगे इसकी भी भाई अगर दूसरे तरीके से भी तो कैसी होगी, The proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। जो मैंने प्रपोजल भेजा है उसमें कोई मैंने तरीका बता रखा है कि तुम एक्सेप्टेंस भेजोगे तो उसी तरीके से भेजोगे जैसे मैंने इस प्रपोजल में लिख रखी है। मैंने लिख रखी है एक चमड़े के कपड़े पे लिख के भेजो कि हाँ मैं अपनी जमीन मोहित को देता हूँ, तो उसी वे में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं चमड़ा प्रेमी हूँ, मैं लेदर प्रेमी हूँ, इसलिए भी हो सकता है ये बात, ठीक है। If the proposal prescribes the manner in which it should be accepted and the acceptance is not made in such manner, और acceptance और उसने उस मैनर में की नहीं, बोलता है मेरे को तो चमड़े में बदबू आती है, मैं क्यों करूँ उस मैनर में, उसको बोलने दो, अब मैं कर ही नहीं रहा एक्सेप्टेंस, ठीक है। द प्रपोजर में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस, अब जो प्रपोजर है उसने एक्सेप्टेंस कर दी तो मैं प्रपोजर हूँ, मेरे को कम्युनिकेशन आ गई भाई उसने सबमिट कर, तो क्या होगा इस कम्युनिकेटेड टू हिम, और मेरे को पता भी लगा भाई उसने मेरे शर्त जो मैंने बोला था तेरी लैंड खरीदनी है और ये मेरी शर्तें उसने मान भी ली सारी। इंसिस्ट दैट द प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड नॉट अदरवाइज, तो जो तरीका बताया है उसमें मैं उसको तरीका बता दूंगा, इसी तरीके में होना चाहिए, क्योंकि मैं चमड़ा प्रेमी हूँ, मेरे को अपनी फैमिली में रसगुल्ले की टीन बांटनी है, तू मेरे को हाँ लिख के भेजेगा, तुरंत जो तेरे दिए गए रसगुल्ले हैं वो ही अपनी फैमिली में बांट दूंगा, ठीक है, तो नोट अदरवाइज, और तरीके से नहीं हो सकता। बट इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर कौन एक्सेप्टर जो मिस्टर एक्स है वो ऐसा करने में विफल हो जाता है तो क्या होगा, ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। अगर उसने वह शर्त मान ली, मिस्टर एक्स ने वह शर्त मान ली तो माना जाएगा उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मोटा बहुत बढ़िया एग्जांपल बता दूं इसका, मैं मिस्टर एक्स का प्लॉट खरीदने वाला हूँ, लैंड खरीदने वाला हूँ, जमीन खरीदने वाला हूँ, कुछ भी खरीदने वाला हूँ, मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या होगा, मैं प्रपोजल भेजता हूँ कि मिस्टर एक्स क्या आप मेरे को 2 करोड़ रुपए में अपना प्लॉट, अपना लैंड जो आपकी ज़मीन है वो दोगे, और अगर दोगे तो मेरे को एक्सेप्टेंस लिख के भेज देना, पर साथ में क्या करना, उसमें तुरंत से आज से जैसा मेरा लेटर पहुंचे तुरंत ही क्या करना, 1000 पेड़ तुरंत अशोका के लगवा देना उसमें। तो कंडीशन प्रेसिडेंट भी लगा दी, और जब आप लेटर लिख के भेजोगे भाई 2 करोड़ उसकी मान के चलो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ थी, लेकिन मैंने ऑफर भेज दिया, उसको प्रपोजल भेज दिया कि क्या 2 करोड़ में दोगे, वो तो हंस के राजी होगा, पुराने टाइम की बात है 1872 की, ये मान के चलो अभी की बात है, उसका लैंड किसी बैकवर्ड एरिया में है, तो वो तो हंस के देगा, वो बोलेगा हाँ दे दूंगा। और मैंने बोला कि कुछ एडवांस भी भेज दिया उसके साथ कुछ एडवांस भी भेज दिया अपने प्रपोजल के साथ, और बोल दिया कि भाई तुरंत जैसे ही आप हाँ हामी करके भेजो उससे पहले अशोका के 1000 पेड़ लगवा देना, और जो आप 1000 पेड़ लगवाओ ना उसका बिल भी एक्सेप्टेंस लेटर के मेरे पास भेज देना। तो मैंने तरीका बता दिया ना कि किस तरीके से आप एक्सेप्टेंस दोगे, तो यह भी हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात सेक्शन 7 यही बता रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझाया है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब सेक्शन 8 हम करेंगे, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था इस पर भी फिट होता है, वो उस पर भी होता है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस,
मिस्टर एक्स ने वही मैं मोहित मिस्टर एक्स का कोई लैंड लेना चाहता हूँ, और अब वह एक्सेप्टेंस कैसे करेगा मिस्टर एक्स, कुछ कंडीशंस मैं प्रपोजल के साथ लगा के भेजूंगा तो उसको परफॉर्म करके भी कर देगा, या कैसे करेगा, और रिसीविंग कंसिडरेशन, या मैं अपने प्रपोजल के साथ मेरे को उसकी लैंड लेनी है, मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी लेनी है, मैं 10 लाख रुपए कंसिडरेशन या उसकी वाइफ के लिए या उसके लिए एक सोने की चैन भेज रहा हूँ, तो अगर उसने वह भी रिसीव कर ली, कंसिडरेशन ले लिया, तो भी माना जाएगा एक्सेप्टेंस हो गई है। तो अब पढ़ेंगे सेक्शन 8, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल। मोहित ने जो मिस्टर एक्स को एक प्रपोजल भेजा था कि मैं आपकी लैंड लेना चाहता हूँ, तो उसकी परफॉर्मेंस के साथ कुछ कंडीशंस लगाई थी। क्या कंडीशन लगाई थी कि भाई लैंड तो जब ही लूंगा जब 1000 पेड़ अशोका के लगा लेगा, और उसके लिए तेरे को 20 लाख रुपए फालतू से दूंगा। अब 1000 पेड़ अशोका के मुश्किल से मुश्किल 2 लाख रुपए में लग जाते हैं, लेकिन कह रहा हूँ उसके लिए 20 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तू ही लगा के देगा। तो यही है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल। कंडीशन परफॉर्म करेगा ना, वो 2 लाख रुपए के पेड़ लगते हैं, 18 लाख तो उसको उसमें बच रहे हैं पेड़ लगाने में। अब वो उसने शर्तों को मान लिया, किसने, मिस्टर एक्स ने। और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, या उसने कोई एक्सेप्टेंस, किसका, मैंने कोई कंसिडरेशन भेज दी कि भाई तेरा प्लॉट लेना चाहता हूँ मिस्टर एक्स, और साथ में 50 लाख रुपए टोकन अमाउंट भेज रहा हूँ, 20 लाख रुपए पेड़ के लिए रख लियो और 30 लाख रुपए अपने उसके लिए रख लियो, कंसिडरेशन समझ लियो, ठीक है। जब तू एक्सेप्टेंस भेज दियो मेरे पास, तो कह रहा है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, भाई मैंने अब तक उससे लिया कुछ नहीं है, लेकिन बातें तो चल रही है, तेरे प्लॉट लूंगा और साथ में भेज रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को उसका प्लॉट मिलेगा और उसको पैसे मिलेंगे, या उसको जो सोने की चैन दे रहा हूँ वो मिलेगी। विच में बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल, और जो मैंने ऑफर की है ना उसको अपने स्वयं इच्छा से उसको 20 लाख रुपए पेड़ के लिए दिए लगाने के लिए, तो कंडीशन पूरी करने के लिए, और उसके लिए सोने की चैन या उसके पत्नी के लिए एक सोने का हार जो कंसिडरेशन के रूप में दिया है, तो वो भी अपने प्रपोजल के साथ भेजा है ना। तो यही कह रहा है इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अगर उसने मिस्टर एक्स ने वह चीजें रख ली तो वो भी माना जाएगा कि वह एक्सेप्टेंस है, मिस्टर एक्स ने हाँ हामी भर दिए मेरे प्रपोजल के लिए, माना जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 8 इतना सही बता रहा है। अब सेक्शन 9 हम पढ़ेंगे, जो कि आज का लास्ट सेक्शन होगा, फिर हम कल से चैप्टर 2 करेंगे बहुत ही अच्छे तरह से। अब सेक्शन 9, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, जो वादे होते हैं जो मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में, हमारे इतने सारे एग्जांपल जो मैं 1 घंटे से बता रहा हूँ वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मैंने उसको प्लॉट लेना है, उसने अपना प्लॉट देना है, तो प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, जो वादे होते हैं वो मुंह से खुलकर बोले जाते हैं या लेटर के द्वारा हाथों से लिखकर भेज दिए जाते हैं, वादे वैसे भी हो जाते हैं और इम्प्लाइड भी हो जाते हैं, व्यवहार से, कंडक्ट से भी हो जाते हैं। तो यही पढ़ेंगे हम। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, जिस हद तक प्रपोजल, जो मैं उसको प्रपोज भेज रहा हूँ या जो मेरे को एक्सेप्टेंस भेज रहा है, अपनी हाँ हामी भेज रहा है, वो वादा किसी का, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस, प्रपोजल मैं भाई भेजूंगा और वो मेरे को एक्सेप्टेंस भेजेगा, तो हमारा वादा बन जाएगा ना, प्रोमिस बन जाएगा। तो यही कह रहा है इज मेड इन वर्ड्स, जिस हद तक अगर वो मुंह से शब्दों से बोले जाते हैं, तो वो कह रहा है द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और मुंह से कोई वादा बनता है, भाई मैंने मुंह से बोलकर, मुख से अपनी ध्वनि निकाली कि मिस्टर एक्स मैं आपका प्लॉट लूंगा, उसने भी मुख से बोला, फोन पर हमारी बात हुई, उसने भी मुख से बोला कि हाँ भाई दे दूंगा, कितने पैसों में लोगे मेरी लैंड, भाई 2 करोड़ में लूंगा, भाई बिल्कुल दे दूंगा। तो तुरंत मुंह से बोलकर हो गया ना प्रोमिस, वादे में हम आ गए ना, तो इसको ही बोलते हैं एक्सप्रेस प्रोमिस। एक्सप्रेस मतलब खुलकर मुख से बोला, या फिर अगर हम लिखित रूप में भी भेजते हैं अपना प्रपोजल और प्रोमिस में बन जाता है, तो वह भी एक्सप्रेस ही होता है, ठीक है। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, अभी अदरवाइज की बात आ गई लेटर पार्ट में सेक्शन हो गए। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, मुख से ध्वनि नहीं निकाली, कुछ और तरीका अपनाया प्रपोजल मेक करने का या एक्सेप्टेंस मेक करने का, तो उसके लिए बोल रहा है द प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। तो अब वो वादा कैसे बनेगा, इम्प्लाइड बनेगा। इम्प्लाइड कैसे बनेगा, कंडक्ट से बनेगा, व्यवहार से बनेगा, मेरे व्यवहार से और मिस्टर एक्स के व्यवहार से। तो हमें सेक्शन 9 में 2 चीजें समझ में आती है, जो वादे बनते हैं कि मेरे को मोहित को मिस्टर एक्स आपका प्लॉट लेना है, तो जो वादे बनते हैं, जो मैं उसकी कम्युनिकेशन करूंगा या वो मेरे को एक्सेप्टेंस भेजेगा, तो वो मैं उसको प्रपोजल भेजूंगा, वो मेरे को एक्सेप्टेंस भेजेगा, तो वो वादे कैसे बन सकते हैं, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी, ठीक है। तो ये आज हमारा यहाँ तक हुआ सेक्शन 9 कंप्लीट। आज हमने चैप्टर 1 के सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक पूरा किया, और शुरू के हमने प्रिलिमिनरी से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किया। तो यह होता है हमारा आज पूरा चैप्टर 1 आज की वीडियो जो लेक्चर 1 में लिया हूँ। और अब आने वाले 5 दिन लगातार 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। और मैं इस बुक से पढ़ा रहा था जो कि मैंने 2016 में ली थी, देख लो 2016 में ली थी, ठीक है। तो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है ये, मान के चलो। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल यही होता है और कुछ नहीं होता। आपको लोग बाग इंग्लिश में बोलकर कन्फ्यूज करेंगे, मैंने सब कुछ इंग्लिश में सीखा हुआ, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यूँ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो होते हैं कुछ एडवोकेट्स भी हो सकते हैं जिनको हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ जिनको हो सकती है प्रॉब्लम। मैं नहीं कह रहा कि होगी ही, भाई
भाई सारे एडवोकेट्स मेरी नज़रों में मेरे भाई हैं, मेरी फ्रेटर्निटी है। और जो लेमैन है, जो समझना चाहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कैसे बनते हैं, तो वो भी बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश में बोलने का, ये फॉरेन लैंग्वेज बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इंटरव्यू दोगे तब आपका देखा जाएगा कि आप कैसी फराटेदार इंग्लिश बोलते हो। तो पहले सीख तो लो। कानून, हमारे लेजिस्लेचर ने क्या कानून बना रखा है उसको पहले उसकी इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में तो बसा लो, तभी तो इंटरव्यू में मेंस में भी फराटेदार लिखोगे इंग्लिश से। तो पहले सीख लो, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी में ले आओ कि ये होता क्या है, ये क्या होता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब कल मिलते हैं। कल भी एक वीडियो बनाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, और जो ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आईपीसी की, सीआरपीसी की, रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन की, सीपीसी की, वो भी देखना। और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।